जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और पाली के बाद अब जालौर में जो प्रकरण चल रहा है उसको लेके आज मैं लाइव। एक अच्छा अनुभव है, कुछ सीखने को है और सोचा कि वो आप लोगों साथियों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में आपको सीखने को मिलता है तो जो आप सीखते हैं भविष्य में वो आपके काम आता है। सर्वप्रथम तो बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। मेरी स्क्रीन पे आज दो फोटो हैं। दाहिनी तरफ ऊपर इंद्र कुमार मेघवाल की है जो 9 साल के थे, और नीचे जितेंद्र कुमार मेघवाल की है जो एक नौजवान थे। मेरी बाईं तरफ है एक मटकी जो जिस पे एक 2 लाइनें लिखी हुई हैं, जाति है कि जाति नहीं। मैं पिछले 3 बार राजस्थान गया पाली के आंदोलन के बाद। पाली एक बड़ा आंदोलन जितेंद्र मेघवाल के न्याय के लिए, और आंदोलन क्या, ऐसा लगता था कि पूरा समाज ही रोड पे उतर आया है। बच्चे क्या, महिलाएं क्या, बुजुर्ग क्या, नौजवान क्या, और अनुशासित आंदोलन। ऐसा आंदोलन कि राजस्थान पुलिस को मजबूर होना पड़ा और मुझसे एक मदद मांगनी पड़ी कि आप इनको आप ही रोक सकते हैं। हमारी जो मांगे थी वो मांगे रखी गई। प्रशासन ने वादा किया कि वो मांगे पूरी करेंगे। प्रशासन हमारे और सरकार के बीच की कड़ी, वो वहां की गंभीरता को बता के सरकार को अवगत कराता है कि भाई किस तरह से हमें लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है। आम आदमियों में, एजेंसियां बताती हैं आम आदमियों में कितना रोष है, इसका सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कितना नुकसान हो रहा है, तब सरकारें उसके ऊपर कार्रवाई करती। तो पाली के उस आंदोलन के बाद जब मैं दोबारा से उदयपुर एयरपोर्ट गया, जब पाली में हेडक्वार्टर पे हमारी मांगे जो पूरे होने का समय था, उसके बाद जो आंदोलन रखा गया, मुझे उदयपुर एयरपोर्ट पे रोक दिया गया और मुझे बताया गया डीएम एसएसपी ने आके कि भाई वहां धारा 144 लगी हुई है, आप नहीं जा सकते, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, इसलिए धारा 144, 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और अन्य जो बहुजन संगठन हैं, उनके हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। मैंने भी हालात को समझा और मैं वापस चला आया, क्योंकि मेरे साथ जो साथी गए थे उनकी सरकार के लोगों से बात हुई। उन्होंने विश्वास दिलाया सरकार के लोगों ने कि हम इन मांगों को कंसिडर करेंगे, पूरा करेंगे बहुत जल्द। मैं वापस आ गया, लेकिन अगले दिन मैंने वहां का अखबार पढ़ा, उसमें लिखा होता कि पाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 5,000 स्वयं सेवकों का पथ संचलन हुआ, यानी कि 5,000 आरएसएस के स्वयं सेवक पथ संचलन करते हैं। फिर मैं दोबारा गया जब 17 तारीख को इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार से मिलने के लिए, तब मुझे पूरे दिन 4-6 घंटे बिठा के रखा गया। उसके बाद बिना बताए जबरन जो है पुलिस मुझे 10 घंटे का सफर करा के दिल्ली ले जाती, क्योंकि मैं अपने कमिटमेंट पे खरा उतरने के लिए लड़ता हूं। तो मैंने अगले दिन, वो मुझे छोड़ के नहीं गए, मैंने फिर तुरंत टिकट कराए, फिर मैं वापस जोधपुर चला गया। प्रशासन को, पुलिस को खबर थी, उन्होंने मुझे फिर डिटेन कर लिया और कल शाम तक मैं बैठा रहा 7:30 बजे। परसों भी जब मैं बैठा था तो मैंने अपनी टीम से कहा, जो हमारे पदाधिकारी वहां सीनियर लोग हैं, कि भाई आप प्रशासन से बात कर लो, हमारी मांग है कि हम सिर्फ वहां जाना चाहते हैं। 5 लोग भी हमारा प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहें, हम उसमें भी जाने को तैयार है। सिंगल आदमी को भेजना चाहें उसमें भी तैयार है, लेकिन मैं अपने परिवार के पास जाके उसके दुख दर्द को सुनना चाहता हूं।
वही बात में आके पूरे समाज और दुनिया में जो वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि समता समानता बंधुत्व भाईचारा लागू हो, उन तक पहुंचाना चाहता हूं। वो लोग मुझसे पूछते हैं। कल भी ऐसी ही वार्ता हुई और जब मैंने 7:30 बजे देखा कि पुलिस एक रुख बना के बैठी है कि वो मुझे नहीं जाने देगी, तो वहां के जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, उन्होंने प्रशासन से वार्ता की। और वार्ता ये हुई कि हम एक प्रतिनिधि मंडल भेज सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जाने नहीं देंगे। वो प्रतिनिधि मंडल गया इस शर्त पे कि जो आज का कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया जाए। जो आज का धरना, जैसे हमारी टीम सड़क पर बैठी है, कहीं जाम लगे हुए हैं, लोग बड़ी संख्या में हैं, उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो कल का कार्यक्रम स्थगित किया गया। आंदोलन तो अभी लगातार जारी रहेगा। मैं वापस दिल्ली आया, लेकिन मैं आम बात जो करता हूं वो ये है कि जब हम ये सुनते हैं कि किसी स्टेट में एंटी बीजेपी गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी से अदर्स कोई गवर्नमेंट है, तो हम ये महसूस करते हैं कि वो गवर्नमेंट जैसे अभी राजस्थान में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में थी। तो हम ये महसूस करते हैं कि वहां जो शोषित वर्ग है, जो आरएसएस का एजेंडा है, वहां कामयाब नहीं होगा। वहां शोषित वर्ग पर अन्याय कम होगा, वहां न्याय मिल जाएगा। ऐसी तस्वीर हम राजस्थान के विषय में भी कुछ दिन पहले सोचते थे, लेकिन तस्वीर उसके बिल्कुल उलट है। जैसा मैंने कहा कि पाली के आंदोलन के बाद वो जो लाखों लोग उस सड़कों पे उतरे, उसके बाद 3 बार मैं राजस्थान गया। एक तो मैं भूल ही गया बताना कुछ, एक बार और गया मैं सीएचए के आंदोलन में। उस दिन मुझे रात को होटल से अरेस्ट किया गया। ये ऐसा व्यवहार तो समझिए बीजेपी की सरकारों में भी जिस तरह का व्यवहार होता, वैसे ही सेम व्यवहार। होटल से रात को सोते को उठा के थाने में ले जाएगा, वहां से जेल भेज देगा 4 दिन। ये 4 बार का मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा राजस्थान को लेकर। फिर ये समझ में आया, मैं भी 2 दिन से सोच रहा था वहां बैठे हुए कि भाई आखिर है क्या, मैं ही क्यों नहीं जा सकता, आखिर ऐसा कारण क्या है। पूरी बात मेरी समझ में ये आई कि पाली के आंदोलन के बाद सरकार को एहसास हुआ कि चंद्रशेखर को आंदोलन में नहीं आने देना, उसको आंदोलन के बीच में नहीं जाने देना है। आप ये महसूस कीजिए, जिस प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो और पूरे देश में उसका आक्रोश हो, दुनिया में रहने वाले लोग अपनी अपनी बात रख के बात कह रहे हों कि भाई ये बहुत गलत हुआ, आज भी छुआछूत है। आप महसूस कीजिए वहां के मुख्यमंत्री कितनी आसानी से गुजरात का दौरा कर रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाता कहा साधारण सी घटना है। तो मैंने 2 दिन ये सोचा कि मुझे रोका क्यों गया, तो रोका इसलिए गया कि सामंतियों को खुश करना है। जब दबी आवाज में मैंने प्रशासन के अधिकारियों से बात की, तो मैंने उनसे पूछा, नाम ना बताने की शर्त पे मुझसे ये कहते हैं कि ऊपर से आदेश है, सब जा सकते हैं, वहां विपक्ष के लोग जा, सत्ता विपक्ष के लोग जा सकते हैं, अन्य दलों के लोग जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, सबका प्रतिनिधिमंडल जा सकता है। लेकिन मैंने कल ये मांग रखी कि मैं अकेला भी, क्योंकि मैं दोबारा गया था, मुझे उम्मीद थी, जैसे हाथरस में एक और बार कांग्रेस के शीर्ष नेता गए, उनको रोक दिया गया। दूसरी बार गए तो 5 लोगों की परमिशन मिल गई। तो मुझे लगा कि कांग्रेस और राजस्थान सरकार तो और लोकतांत्रिक होनी चाहिए, तो वो कम से मुझे अकेले को जाने की परमिशन तो देगी। लेकिन उन्होंने अधिकारियों ने दबी आवाज मुझे बताया कि भाई ऊपर से आदेश है कि चंद्रशेखर को नहीं जाने देना। उसका कारण, वो कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पश्चिम राजस्थान जो सामंतवाद का और छुआछूत का गढ़, मैं एक एक टॉपिक को बिल्कुल आसानी से आपको बताऊंगा जो मैंने महसूस किया 2 दिन में। मैं चाहता तो विद्रोही हो सकता था और कार्यकर्ताओं को आक्रोशित होने के लिए कह सकता था, लेकिन मैं एक संवैधानिक लड़ाई को लड़ रहा हूं। इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि किसी आम आदमी को परेशानी ना हो, इसलिए रोड जाम खोल दीजिए, हमें संवैधानिक लड़ाई लड़नी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि वो छुआछूत का गढ़
और आज भी वहां वो जुल्म जात के अन्याय, जैसे मैंने पाली से सुना था कि वहां सामंतियों घर के आगे, पुरोहितों घर के आगे आप चप्पल जूते पहन के नहीं जा सकते हैं, आप राजस्थानी कपड़े नहीं पहन सकते थे। मैंने एक महिला का उदाहरण देके बताया था कि उस गांव में क्या हुआ था कि उस महिला को निवस्त्र करके उसने राजस्थानी कपड़े पहने थे, तो उसको उसके घरेलू कपड़े लाके तब उसको वस्त्र मिले। तो सामंतशाही अशोक गहलोत जी से खुश है। मेरी अशोक गहलोत जी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, हमारी लड़ाई व्यवस्था की है। ये जो गैर बराबरी आधारित व्यवस्था है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई। मुझे कांग्रेस से कोई उम्मीद भी नहीं है, राजस्थान की सरकार से, कि वो हमारे लोगों का भला करेगी। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि अशोक गहलोत जी से सामंती खुश हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी हमेशा उस एजेंडे पे काम करते हैं जो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा होता है। इसका उदाहरण आप देखिए, जितेंद्र मेघवाल के लिए पूरा बहुजन समाज चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने उनकी मांग नहीं मानी। लेकिन वहीं उदयपुर में जब ये घटना हुई, जो हिंदू मुस्लिम एंगल था, उस पर तत्काल मुख्यमंत्री चले जाते हैं, 50 लाख का मुआवजा देते हैं, 2 सरकारी नौकरी देते हैं, परिवार के आंसू पोंछते हैं। लेकिन जितेंद्र मेघवाल के आंसू तो नहीं पोंछते उसके परिवार के। हर्षापति वाल्मीकि जो एक अधिकारी थे, उनकी पिटाई होती है, इनके एमएलए करते हैं। वो एमएलए जीते तो बीएसपी के उससे हैं, हम मतलब दलितों की वोट से जीते हैं, और वो एक दलित अधिकारी की पिटाई करते हैं। मुख्यमंत्री 3-4 महीने तक उनको छिपा के रखने का काम करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करते, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और वो तो ताकतवर था हर्षाधिपति जो बच गया, वरना तो जितेंद्र और इंद्र जैसा हाल उसका भी होता, क्योंकि पीटा तो बहुत, 53 जगह पे फ्रैक्चर था। मैं तो खुद जाके मिला हूं, वो बलवान है इसलिए बच गया। तो वहां पर गैर बराबरी, मंदिर में जाना, घड़े की मटकियां रखना, पानी पीने की मनाही, कई जगह आपने वीडियो देखी होगी, घोड़ी से उतार देना, जूते में पानी पिलाना, उसकी वीडियो बनाना, उसको वायरल करना, बांध के पिटाई करना, ये सामंतशाही है वहां की। और ये सामंतशाही एक संदेश है कि पूरे देश में कुछ भी हो, लेकिन पश्चिम राजस्थान में यही होगा। और उसके बराबर से लगता है गुजरात, और यही आपको बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा गुजरात में, जो राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में होता है। सामंती को लगता है कि, बहुत गौर से सुनना मेरी इस बात को, एक बार अगर ये समाज इस गुलामी के खिलाफ अंगड़ाई ले लेता है, यानी कि 10 या 20% समाज भी खड़ा हो जाता है, तो ज्यादा दिन, एक यानी कि अगर क्रांति का एक बीज भी गिर जाता है, कुछ लोग भी खड़े हो जाते हैं, तो ज्यादा दिन ये गुलामी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। जाग जाएगा तो आपकी गुलामी के साय में नहीं रहेगा, इस गुलामी की वीडियो काट देगा। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा ना, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़िया स्वयं काट देगा। तो सामंतशाही, ब्राह्मणवाद, वो नहीं चाहते कि वहां के उस जगह पे क्रांति का, आंदोलन का, गुलामी की बेटियों को काटने का कोई बीज वहां जो है ना वो जन्म ले। इसलिए चंद्रशेखर आजाद वहां नहीं जा रहे थे, क्योंकि जो सामंती हैं वो अशोक गहलोत जी से नाराज हो जाएंगे। मैंने कल बात की देवाराम जी से, जो इंद्र कुमार मेघवाल के पिताजी। मैं तो ये भी नहीं सोच पा रहा हूं कि वहां अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग भी शोषित वर्ग कर पाता होगा क्या? दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग क्या वोट भी वहां दे पाते होंगे क्या? क्या वहां जो गुलामी, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, जुल्म जाति, रेप, हत्याएं होती है, क्या उसके खिलाफ वो आवाज उठा पाते होंगे क्या? तो मैंने जब कल देवाराम जी से बात की, उनकी एक ही मांग थी कि भाई आप आ जाओ। उनको पता है कि मेरे हाथ में बहुत बड़ी ताकत नहीं है, कि मैं बहुत कुछ कलम की ताकत मेरे पास है, लेकिन वो ये मानते हैं कि अगर मैं वहां जाऊंगा और मैं वहां जाके उस अन्याय को देखूंगा, तो शायद
मैं उस जगह के लिए और मजबूती से लड़ूंगा। इसलिए वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद वहां आ जाए। उनकी एक ही मांग थी कि अभी भी रात को 1-1:15 बजे 500 लोग बैठे हैं आपके इंतजार में, लेकिन सरकार का एक ही मत था कि चंद्रशेखर नहीं जाएंगे। देखो, अगर मैं गैर जिम्मेदारी पे आता तो मैं किसी भी रास्ते से वहां जा सकता था, क्योंकि मैं संविधान को मानने वाला और एक जिम्मेदार व्यक्ति, अनुशासित और कैडराइज व्यक्ति, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। और मुझे उम्मीद थी कि औरों को लोकतंत्र सिखाने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके नेता मेरे दर्द को समझेंगे कि जब वहां सब जा सकते हैं तो चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं जा सकता। तो जब मेरी बात हुई, क्योंकि एक भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि भाई वहां मटका नहीं था, कोई मटके की घटना नहीं हुई, उसको तो पहले से वो बीमार था। लेकिन कल जब मेरे उनके पिताजी से बात हुई, उनके पिताजी ने जो मुझे बताया वो बहुत डरावना है। और लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि मटका भी था। हमारे साथी इस बात पे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी कि लोग क्या चला रहे हैं, मीडिया के चला। आप जानते हैं बिकाऊ मीडिया की हालात क्या है, वो क्या चलाने वाला, और किस तरह से हाथरस में भी सामंतियों के गढ़ में पक्ष में खड़ा था, किस तरह वो पीड़ित परिवार को दबाने में लगा। तो पुलिस प्रशासन का क्या रोल था आपने देखा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बयान दिया कि रेप नहीं हुआ। ये तो आप लोग लड़े जो हाथरस में अन्याय पे के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत हो। तो जब मैंने उसके पिताजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वहां घड़ा भी था। उसने घर आके बताया भी अपनी मम्मी को कि उसने आज ऐसे पानी पी लिया मास्टर जी के मटके से, इसलिए उन्होंने पिटाई की। वो पिटाई भी ऐसी जिसकी चोट जो है वो लगी तो अंदरूनी थी, लेकिन वो ज्यादा अंदरूनी रही नहीं। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सत्ता के संरक्षण में यहाँ आसपास कुछ डॉक्टरों से पर्चे बनवाए जा रहे हैं इंद्र कुमार के नाम से, कि उसका हमारे यहाँ इलाज चल रहा था, वो कान की बीमारी से पीड़ित था। लेकिन ये कड़वा सच ये है कि वहां छुआछूत गैर बराबरी चरम पे है। इसलिए आप लोग इस बात से ना डरें कि आपको लगे कि भाई ऐसा तो नहीं कि हम कोई गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने उनसे बात की खूब बड़े पैमाने पे। आजाद भारत में हम अमृत महोत्सव मनाया गया है, लेकिन दलित घड़ा नहीं छू सकता। 100 साल पहले बाबा साहब नहीं छू पा रहे थे, हम आज भी नहीं छू सकते। आज भी अलग अलग मटके। और ये नहीं, उसके बाद यूपी में हुआ पानी पीने पे, बुंदेलखंड में कुछ हुआ। आज ही मैंने होकर एक और घटना, 250 रुपए फीस न जमा करने पे ब्रजेश विश्वकर्मा नाम के एक बच्चे की पिटाई की गई, उसकी जान चली गई। मैं पहले इस विषय पे रहता हूं। ये अन्याय बड़े पैमाने पे वहां होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लोग वहां आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनके पास जमीनें नहीं है, उनके पास अपने रोजगार नहीं है, उनके पास कोई ऐसे साधन नहीं, उनको उन्हीं के खेतों में जाना है, वहीं काम करना है, उनके ही घरों में मजदूरी कर, इसलिए वो मजबूर हैं। और कितने बड़े बड़े अन्याय होते होंगे जिस अन्याय को वो चुपचाप सह लेते हैं। वहां मेरी बहनें, मेरी माएं, बुजुर्ग क्या नहीं सहते होंगे जब मैंने आपको बताया कि इतना अन्याय। तो चंद्रशेखर उस जमीनी हकीकत को ना देख ले, इसलिए सरकार चाहती है चंद्रशेखर वहां ना जाए, क्योंकि अभी लोग इकट्ठे हुए हैं, चारों तरफ से लोग आए, वो अपनी दर्द को बताएंगे कि हम यहाँ क्या सहते हैं। और सामंतवाद के आगे घुटने टेके मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि वहां के दर्द से चंद्रशेखर अवगत हो जाए। लेकिन कितने दिन। तो कल मेरी वहां प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, हमने जो मांगे भी रखी हैं, मैंने उनको 72 घंटे का समय दिया है। 72 घंटे के अंदर अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता, हमें भीख की जगह हमारा अधिकार जो है वो नहीं दिया जाता, तो अब ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा, प्रदेश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का होगा। कल मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूं, शिवपुरी में। मेरे कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से वहां प्रोग्राम पहले से आयोजित किए हैं। मैं वहां बंद रह के भी क्या करता, इसलिए मैंने तय किया कि मैं ये 2 प्रोग्राम करके आके फिर मैं राजस्थान लौटूंगा। मैंने 72 घंटे का प्रशासन के माध्यम से उनको समय दिया कि वो हमारी मांगों को सुने और हमें गारंटी दें कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। किसी स्कूल में कोई मटकी नहीं रखी जाएगी, कहीं घोड़ी पे उतारने पे कोई छुआछूत नहीं होगी, सामंतियों घर के आगे से हमारे लोग
चप्पल पहन के जाएंगे, जूते पहन के जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, मूछे रखेंगे जितेंद्र मेघवाल की तरह, उनकी हत्या नहीं होगी। हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए 72 घंटे का समय दिया। और मैं चाहता हूं ये आंदोलन जो 100 साल पहले बाबा साहब जिसके विरुद्ध लड़ रहे थे कि जाति है कि जाति नहीं, वो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बने। इसलिए मैं राजस्थान के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी जाके अपने लोगों को वहां की वास्तविक स्थिति से अवगत करा के और इसको राष्ट्रीय स्तर का, क्योंकि जाति एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में बोल रहा था कि जाति जाति नहीं है, और जाति एक ऐसा सच है जो पैदा होने के साथ आता है और मरने के साथ ही रह जाता है। पूरी जिंदगी जाति आपके साथ रहती है, और जाति के आधार पर जो शोषण, अन्याय, अपमान, अत्याचार आप सहते हैं वो भी आपको सहना पड़ता है। इसलिए 72 घंटे का समय दिया गया है कि ये अन्याय का अंत हो। लेकिन मुझे आपसे भी कहना है, मैं सरकार की जेल से नहीं डरता हूं। मैं 4 दिन जेल में रहा, मैं नहीं डरा, मैंने घुटने नहीं टेके। मैं डिटेंशन से नहीं डरता हूं, डिटेन रखा गया 2-2 बार नजर पर, मैं इससे भी नहीं डरता हूं। और मैं चैलेंज कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी को, क्यों मुझे जेल भेज दें, लेकिन इस बार मैं इतना समय निकाल के आऊंगा कि मैं वहां से वापस नहीं लौटूंगा। ये दर्द इसलिए है कि ये आंदोलन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी आंदोलन। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आज कल जितेंद्र के साथ हुआ, अशोक मेघवाल के साथ हुआ, आज जितेंद्र के साथ, इंद्र के साथ हुआ, उससे पहले हर्षाधिपति के साथ हुआ। कितने आंदोलन में आऊंगा मैं राजस्थान? क्या इंद्र की लड़ाई के बाद हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी? कितनी बार हम अपने खून पसीने से पैसे इकट्ठा करके, तेल डला के, गाड़ी करके आते रहेंगे और आंदोलन लड़ते रहेंगे? जिन निकम्मी सरकारों को हमने वोट दिया है, उनमें जो नेता हमारे बैठे, क्यों हम उनसे सवाल नहीं करते? पूरे राजस्थान के दलित समाज के नेता इस बात में लगे हुए हैं कि चंद्रशेखर यहां ना आए। उनकी भी ये मांग रही होगी अपने मुख्यमंत्री से कि वो ना आए, क्योंकि वो तो गुलामगिरी छोड़ के नहीं बोल सकते हैं बेचारे। वो तो, उनको अपनी राजनीतिक विरासतें बचा के रखनी है, सामंती नाराज हो जाएंगे। लेकिन उनको पता चंद्रशेखर को तो कोई लालच नहीं है। चंद्रशेखर का तो एक ही लालच है कि उसके समाज का हित हो, उसके समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है वो खत्म हो। मैं तो धन्यवाद देता हूं जाट एकता मंच का और राष्ट्रीय गुर्जर परिषद का कि उन्होंने भी इस आंदोलन में सहयोग किया, उन्होंने भी अपनी तरफ समर्थन पत्र दिया। और मैं फिर कहता हूं, एक जो झूठ वहां बोला जा रहा है और अखबार छाप रहा है, यही अखबार जो छाप रहा है कि वहां ये घटना कुछ और है, वही 36 कौम। क्या 36 कौम? हमारे साथी सवाल कर रहे हैं, उन 36 कौमों का नाम बता दोगे क्या? क्या 36 कौमों के 36 लोग गिना दोगे क्या? लेकिन मैं आपको बताता हूं, मुझे 36 नहीं 6743 लोगों ने फोन किया होगा, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, उन्होंने कहा हम साथ। वो सब लोग राजस्थान के हैं। वो सब लोगों ने कुंभारा मारी जी इस बात के गवाह हैं कि अन्याय के खिलाफ वो लड़े हैं, इसी सामंतवाद के खिलाफ, जुल्म जाति के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ वो लड़े हैं। आज जो दलित वर्गों को सहना पड़ रहा है, वो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी लंबे समय तक सहा उस अन्याय को। वो लड़े, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठा के रखी। लेकिन समस्या क्या हो गई है, हम बस एक दिन जागते हैं, जिस दिन अन्याय होता है उसके लिए लड़ते हैं कुछ दिन, फिर उसके बाद चुप होकर बैठ जाते हैं। हम इसके परमानेंट सोल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं। मैं अपने साथियों से भी कहता हूं, कितने में इंद्र कुमार, जितेंद्र, हर्षापति, अशोक, कितने मामलों में हम लोग इकट्ठे होकर संघर्ष करते हैं, न्याय की लड़ाई को मजबूत करते रहेंगे, न्याय मांगते रहेंगे, न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे। ये सरकारें किस लिए हैं? ये बिना हमारे लोगों के वोट के तो नहीं बनी होगी। इस सरकार ने आपसे वादा किया 2 अप्रैल के मुकदमे पे लिए। ये सरकार हमें धोखा दे रही है, और जो सरकार धोखा दे उस सरकार पे ज्यादा दिन भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो 72 घंटे का समय इसलिए दिया क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर सामंतवाद के घुटने टेके मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी मानवता बची हो और वो लोकतंत्र की दवाई आके देते हैं दिल्ली में, तो वो याद रखें, इस बार मुकाबला नेता से नहीं, बेटे से, भाई से।
हम पूरे देश में इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने देखा, चाहे दिल्ली हो, हमारे साथियों ने कांग्रेस मुख्यालय घेराव किया, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह हमारे लोग लड़ रहे हैं। और राजस्थान पे तो बड़े पैमाने पे लड़ रहे हैं। लेकिन आप ये भी महसूस करो कि बहुजनों के इतने आवाज को, इतने दर्द को, इतने रोने चिल्लाने को भी अशोक गहलोत जी नहीं सुन रहे हैं। और सामंतियों के बिना कुछ किए देखिए उनकी पंचायतें हो रही है, जैसे हाथरस में होती है ऐसे उनकी वहां पंचायतें हो रही है। वो पंचायतें क्या बिना सरकार के परमिशन के हो रही है? अगर धारा 144 है तो पंचायतें कैसे हो रही? क्या बिना सरकार की परमिशन के, बिना सरकार की मदद के हो रही है? तो नहीं। जैसे मैं वहां नहीं जा सकता, ये सरकार की इच्छा है, ऐसे वो पंचायतें वहां, ये भी सरकार की इच्छा है कि माहौल ऐसा बना रहे कि सामंतवाद की का सच बाहर ना आए, वो जो अन्याय वहां हो रहा है वो बाहर ना जाए, और गुलामी की दास्तां चूकी तो चलती रहे, और ये बेड़ियां पड़ी रहे हमारे लोगों को। लेकिन ये बेड़ियां कटेंगी, क्योंकि मेरा संदेश भी है राजस्थान के साथियों को। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अगर मैं नेता होता तो यहीं से एक ट्वीट करके बैठ जाता, अपने राजनीतिक काम करते रहता। लेकिन मैं इस वर्ग में पैदा हुआ हूं, बहुजन समाज में, मुझे दर्द है, इसलिए मैं वहां जाता हूं बार बार, इसलिए मैं अन्य जगह जाता हूं। मैं राजस्थान भी 2 दिन इसलिए गया कि इस अन्याय की लड़ाई को आपके साथ मजबूत कर सकूं। आपकी कुछ निजी मजबूरियां हो सकती है मेरा विरोध करना, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि वहां के नेता वहां से उस घर तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए जब तक हम लोगों ने संघर्ष नहीं शुरू किया, जब तक हम लोग सड़कों पे नहीं आए। मैं तो यहां से चल के जाता हूं, और मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं वो अंतिम व्यक्ति जो वहां बैठा है, जिसको उम्मीद है कि हमारी लड़ाई कोई लड़ेगा, मैं उनकी मदद करने के लिए जाता हूं। मैं आपसे भी ये कहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप आजाद हैं, तो पूरा समाज आजाद नहीं है। आप जाके देखिए पश्चिम राजस्थान में। मैं उन सभी साथियों से कहूंगा, इसलिए हमने सोच लिया कि आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है और हर जिले में जाना है राजस्थान के। तो डालिए बेड़िया, लगाइए पुलिस, बड़ी कीजिए जेल, पहनाइए हथकड़ियां, लेकिन मैं अंतिम गांव तक जाने का प्रयास करूंगा पश्चिम राजस्थान के, कि मैं इस अन्याय के खिलाफ अपने समाज से कह सकूं, क्योंकि मैं उनमें से एक हूं कि वो अब डरना, दबना, चुप रहना, गुलामी सहना बंद कर दें, क्योंकि अब हम चुप नहीं रहने वाले। आप देखो, ये घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन, पूरे देश स्तरीय आंदोलन, इसका मतलब समाज जाग रहा है। तो मैं राजस्थान के अपने एक एक कार्यकर्ता को, पदाधिकारियों को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को संदेश देता हूं कि सिर्फ 18 तारीख का प्रोग्राम स्थगित हुआ था, कार्यक्रम। मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा, लेकिन आप भी जान लो, गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, यानी कि स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए, यानी कि आजादी के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संदेश दिया कि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते, वो कौम कभी आजादी और अधिकार प्राप्त नहीं करती। यानी कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना है, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और राजस्थान तो हमेशा से क्रांति की जननी रही है। वहां गुर्जर समाज ने आरक्षण के लिए 75 भाइयों को एक दिन खोया। कुंभाराम आर्य जी लड़े। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो वहां अन्याय के खिलाफ लड़े। और वहां मैंने कहा ना, हर SC ST OBC माइनॉरिटी के सब लोग परेशान हैं सामंतशाही से। इसलिए हमें उन सबको विश्वास दिलाना पड़ेगा और उनकी सबकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो मैं आज आपको संदेश दे रहा हूं, हमें यह आंदोलन तो लड़ना है, लेकिन हमें यह भी तैयारी करनी कि और किसी इंद्र मेघवाल के साथ ऐसा ना हो, किसी और अन्य शोषित वर्ग के व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो राजस्थान में जो गैर बराबरी की मटकियां रखी हैं, उनको फोड़ना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा, उनका नाश करना पड़ेगा। तो मेरा ये संदेश है आपको, राजस्थान के मेरे साथियों, अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना चाहते हो तो तय करो आज कि मान उसे देंगे जो आपको मान देगा। यानी कि अगर जो आपकी इज्जत करेगा, आपको इज्जत देगा, तो हम उसकी इज्जत करेंगे। दान हम उसे देंगे। बहुत दिन हो गए आपको मंदिरों में दान देते हुए,
धार्मिक स्थलों पर ध्यान देते। अब हम अगर दान देंगे तो किसी अहंकारी सामंती के स्कूल में हमारे बच्चे ना पढ़े, तो हम स्कूल कॉलेजों को दान देंगे कि हमारे खुद के इंस्टीट्यूशन खड़े हों, स्कूल कॉलेज खड़े हों, कि हमारे बच्चे बिना किसी डर के वहां पढ़ सकें। और मतदान हम सामंतियों को नहीं देंगे, जो हमें नीच मानता हो, छोटी जाति का मानता हो, ऐसे सामंत शाही को, ऐसे ब्राह्मणवाद को हम लोग वोट नहीं देंगे। हम अपनी वोट सिर्फ बहुजन समाज को देंगे। ये 3 सूत्र अगर आप तय कर लो, मान, दान और मतदान, ये तय आप कर लो, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि वो सत्ता के बदौलत हम पे अन्याय करते हैं, उनको सत्ता का संरक्षण है। हम 85% बहुजन समाज के लोग हैं। साहब नारा देते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब वोट हमारे पास है, उनका राज स्थापित क्यों, कैसे स्थापित है? अगर वोट हम उनको नहीं देंगे तो हम अपने आदमी को वोट देंगे तो हमारा राज आएगा, उनसे सत्ता की ताकत छिन जाएगी, तो वो किस ताकत के दम पे आपके साथ अन्याय करेंगे? इतनी बड़ी आबादी और गुलामी सह रही। मैं तो अपने बहुजन समाज का बड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर गुलामी में जीना है तो फिर मैं आपसे कुछ ना कहूं। अगर स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है तो उठ खड़े होके पूरे बहुजन समाज को गले लगा के, भाईचारा बना के, और बहुजन समाज एक मोतियों की माला की तरह इकट्ठा होके वहां की राजनीतिक व्यवस्था अपने हाथ में ले ले और इस सामंतशाही को का मूल नाश करे। तो मैं, जितने साथी मुझे प्यार करते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे में विश्वास रखते हैं, उनसे मेरा ये अपील है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, कि इस बात की गांठ बांध लें कि मान, दान और मतदान उनको नहीं देंगे जो गैर बराबरी करेंगे, जो भेदभाव करेंगे, जो छुआछूत को मानेंगे, जो अत्याचार जुल्म जाति करेंगे, उनको नहीं देंगे। मैंने ये भी देखा, अगर कहीं यही अन्याय इंद्र कुमार के साथ किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने किया होता तो शायद अशोक गहलोत जी के काम करने का तरीका दूसरा होता। लेकिन जब ब्राह्मणवाद से जुड़े हुए लोग इस अन्याय करते हैं तो अशोक गहलोत जी के सोचने का तरीका ये होता है कि सामंतशाही और सामंतवादी नाराज हो जाएं, चाहे उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। तो आप राजस्थान के साथियों से मेरा निवेदन है, लाखों लोग चिल्ला रहे हैं कि न्याय हो, मांग पूरी हो, लेकिन क्यों किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है? क्यों मुख्यमंत्री घूमते फिर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि गुलामों को गुलाम ही रहना है, आपको गुलामी काटनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हो जाओ तो गुलामी कटने में ज्यादा दिन का समय भी नहीं। लेकिन मैंने कुछ मांगे की थी आज, क्योंकि परिवार वहां डर के साए में, चारों तरफ उन्हीं का घेरा है। उन्होंने रात बताया, इधर जाते हैं तो पुलिस पीटती है, उधर जाते हैं तो सामंती पीटते हैं, कहां जाएं? जंगल में रहते हैं। कल कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर भी हमले हुए। पूना पैक्ट याद है ना आपको? बाबा साहब नहीं चाहते थे पूना पैक्ट हो, लेकिन बाबा साहब ने रोते हुए पूना पैक्ट किया। बहुत सारी बातें जो जब मैं राजस्थान आऊंगा आप लोगों के बीच रखूंगा। लेकिन मैंने मांग रखी है, क्योंकि मेरे उनके पिताजी से बात हुई और उन्होंने जो मुझे बताया पूरी जिम्मेदारी से, इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग रखी कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कराएं, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, न्यायपालिका की निगरानी में, और उस परिवार को वहां से निकाल के जिला मुख्यालय लाएं, वहां उसको आवास दें और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्योंकि डर के साए में न्याय कैसे होगा? रोज उनको वहां डराया जाएगा, रोज उन पर वहां हमले होंगे, थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, लोग कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे इंद्र के परिवार को, जाना बंद कर देंगे, जैसे जितेंद्र के परिवार को भूल गए, जैसे हर्षाधिपति के परिवार को भूल गए। हम लोग नहीं भूलेंगे। आखिरी, जब तक न्याय नहीं होता, आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए मैंने तय किया कि अब ज्यादा समय देके उस लड़ाई को लड़ना है, गांव तक पहुंचना है, हर जिले तक पहुंचना है। मैं राजस्थान के साथियों से भी ये अपील करूंगा, कमर कसें। इस जातिवाद का 75 साल हो गए हमें इन पे भरोसा करते कि सामंती इसको खत्म करेंगे, भेदभाव को। वो खत्म नहीं करना चाहते तो हमें करना चाहिए। हम 75 साल से उनके भरोसे, तो अब तो हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब तो हमें बहुजन बनना चाहिए। अब तो हमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको लगता है ये
लोकतंत्र की हत्या करने वाली राजस्थान सरकार संविधान की रक्षा करेगी? ये शोषितों की रक्षा करेगी? नहीं। वो भले ही पिछड़े वर्ग से मखौटे के रूप में आते हो, लेकिन वो भी कम नहीं है। वो भी ऐसे ही हैं जैसे हमारी पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान के राष्ट्रपति, जो सिर्फ सत्ताधारी दलों की कठपुतलियां हैं। और ये सामंतों कठपुतली, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे आपके संघर्ष पे भरोसा है। आपने संघर्ष को जारी रखिए, चुप नहीं बैठना है, रोज आंदोलन करना है और मजबूर करना है सरकारों को इस पे कड़े फैसले। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और जिस मूल के साथ, जिस आधार के साथ, जिस विचार के साथ संविधान की स्थापना हुई कि समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा पैदा हो, सबको समान अवसर हो, सबको आजादी हो, एक ऐसा मुल्क जहां लोग आजादी से जी सके, जहां जातिगत घृणा ना हो, भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, अंधविश्वास ना हो, पाखंडवाद ना हो, अन्याय अत्याचार ना हो, ऐसा मुल्क बनाने के लिए, ऐसा देश बनाने के लिए शोषितों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी अपील है राजस्थान के साथियों से। अब और कितने में इंद्र कुमार, जितेंद्र, हर्षापति की मौत का इंतजार करोगे? और कितने लोगों की जानों पे आंदोलन करोगे? खड़े हो जाओ, अपने समाज को जगाने का काम करो। ये बात अंतिम व्यक्तित्व को समझाने का काम करो, उनको वोट की वैल्यू समझाओ, अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करो, राजनीतिक ताकत और कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में लो और इस गुलामी की बेड़ियों को काट दो। वोट बाबा साहब आपको देके गए हैं, उनकी वोट को बेचना और निकम्मे झूठे लोगों को देना बंद करके अपने कर्मठ ईमानदार, अपने बीच के लोगों को देके गरीबों को भी ताकत देने का काम करो और फिर देखो कैसे आपके दिन बदलते हैं। जिस सत्ता के दम पे आज वो आपको कुचल रहे हैं, उसी सत्ता के दम पे आप इस दमन को रोक सकते हैं। मैं अपने दर्द को आपसे बयां कर सकता हूँ। टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं उतनी बात कर पाता हूँ जितनी समय होता है, लेकिन यहाँ मैं आपसे खुल के बात कर लेता हूँ। जब मैं आपके बीच जाता हूँ तो अपने दर्द को बयां कर देता हूँ आपसे। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अगर आप पालतू जानवर कुत्ता पालते हैं, उसके आगे अगर खाना रख के उठा लेंगे या उसके साथ अगर आप मारपीट करें, वो भी रिएक्शन कर देगा। हम सदियों से गुलामी सहते आ रहे हैं, फिर भी चुप हैं। क्यों हम अपनी गुलामी की बेड़ियां काटना नहीं चाहते? क्या हम गुलामी बन के खुश हैं? क्या गुलामी हमें कचोटती नहीं है? क्या इसके खिलाफ हम संघर्ष नहीं करना चाहते? हमारे इतने अधिकारी कर्मचारी वहां सेवा में हैं, मजाल को हिम्मत जुटा पाए कि वो न्याय के साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो जाए, अन्याय ना होने दे। मुझे आप पे भरोसा है राजस्थान के जिम्मेदार नौजवान साथियों, कि आप समाज के और मेरे दोनों के दर्द को समझ के संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ोगे और ऐसे आंदोलन करोगे कि सरकार घुटने टेकने मजबूर हो जाए। 72 घंटे के बाद फिर मैं लौटूंगा, लेकिन इस बार लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि लड़ाई इंद्र की नहीं है, इंद्र तो चला गया, जितेंद्र की नहीं, वो भी चला गया। लड़ाई मुआवजे की नहीं, लड़ाई है समानता की, कि हमें इंसान समझा जाए और हमारे साथ ये अन्याय बंद हो। लड़ाई है ये जो सामाजिक न्याय जिसकी बात करते हैं, ये जो अन्याय हुआ उसमें जब न्याय देने की बात आती तो फिर दोहरा मापदंड क्यों? तो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उनसे भी कहना चाहता हूं, आप आईटी सेल के जरिए मुझे जरूर सुनेंगे। अगर आप वास्तविकता में इस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो उनके साथ समान न्याय कीजिए, सीबीआई जांच कराइए, परिवार को सुरक्षा का माहौल दीजिए और उनको वहां से निकालिए। मैंने ये भी सोचा कि एक परिवार निकल आएगा, लेकिन जो लाखों परिवार है उनका क्या होगा? तो उनको भी जगाना पड़ेगा, उनको भी ताकत देनी पड़ेगी, वहीं क्रांति की मिसाल जगानी पड़ेगी। हर घर से एक चंद्रशेखर तैयार करना पड़ेगा जो अपने समाज के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने से पीछे ना हटे और जिसका एक ही लक्ष्य हो कि जिस गुलामी को हमारे महापुरुष काटना चाहते थे वो खत्म हो जाए, जाति विहीन समाज बने, हम लोग संगठित हों और इस अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। जितने साथी कल आंदोलन में थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की, बारिश में भी नहीं ले, मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका? आप मेरी ताकत हो, बस इस ताकत को बरकरार रखना और आप देखना कि अब हम खड़े हो रहे हैं अपने पैरों पे, तो ये गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी।
मेरी बहनों के साथ, मेरी माओं के साथ अन्याय नहीं होगा, मेरे बुजुर्गों की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी और नौजवानों के अधिकारों के साथ कुठाराघात नहीं होगा। उनके संवैधानिक अधिकारों को, उनकी आजादी को छीन नहीं पाएगा। पुनः आभार के साथ सभी साथियों के धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।